सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। जो भी मेरे YouTube चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो है आप तक वो पहुँचे। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक भाई से जो नेपाल से आया है, और नेपाल से आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट किया है काम। उसके पास क्या एक्सपीरियंस था और कैसे वो आया, कितना एक्सपेंस उसका हुआ, और अभी यहाँ पे कितना टाइम आए हुए उसको हुआ, और कितना वो अर्निंग कर रहा है अभी माल्टा में। ठीक है, तो उससे सब जानते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये है अपना भाई जो नेपाल से आया है, और इससे हम जानते हैं ये कैसे आया है और कितने टाइम में इसका जो वीज़ा है वो लगा है, वो कहाँ से लगा है, पूरा मतलब डिटेल में हम इससे जानेंगे। तो भाई अभी आप अपनी जर्नी बताओ, आप पहले क्या करते थे नेपाल में। ठीक है। हाँ, मैं पहले तो नेपाल में एक फैक्ट्री में काम करता था। मैं उधर 4 साल तक काम किया। हाँ, तो बाद में एक दोस्त ने बोला, वो एजेंसी में काम करता था माल्टा के लिए। उसने ऐसा ऐसा डिमांड है, आओ इधर अच्छा है बोला। मैं अपना वीज़ा प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के टाइम पे मेरा स्टार्टिंग तो उधर इतना माल्टा के लिए उतना नॉलेज कुछ भी नहीं था। मैं उधर फैक्ट्री में काम किया, मैं पहले बोल चुका हूँ। उसने बोला रेस्टोरेंट का काम है, बट थोड़ा काम सीखो बोला। उस टाइम पे मैं थोड़ा बरिस्ता कर लिए, थोड़ा काम भी सीख कर रहा था। कितने महीने आपने काम सीखा? 1 मंथ ओनली। बट उसको प्रैक्टिकल में मैं नहीं किया, उसका सीखा, बट मैं किसी दूसरा रेस्टोरेंट में काम नहीं किया। वो कंटिन्यू नहीं हुआ मेरे साथ। तो वीज़ा मेरा प्रोसेस का बात है, तो मैं उधर उसको डॉक्यूमेंट इधर उधर सब बुझाया। फिर उसने बोला 1 लाख तक देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं उसको 1 लाख दिया नेपाली। इंडियन बोलेंगे तो लगभग 70,000 करेंसी होता था। उसको वीज़ा और परमिट के लिए सिर्फ दिया। बस बाद में उसके 2 महीने के बाद और परमिट आ गया, और वो मुझको बोला फिर पैसे देना पड़ा। 2 लाख तक फिर मैं दिया उसको। अब टोटल मेरा 3 लाख तो चला गया है। और VFX के लिए उसको बोला डेट के लिए भी चाहिए 1 लाख। और फिर वो 1 लाख फिर मांग रहा था। ओके, मतलब डेट का अलग से दिया? डेट का भी अलग से था। उसको मैं डेट के लिए भी 1 लाख और दिया। मेरा लगभग 4 तक गया। और डेट के लिए उसने बोला दूसरा जो सामान है, जो भी है, जो अपने हिसाब से जाओ, जितना भी पैसा खर्च होता है वो अपने हिसाब से। उसको 1 लाख वो भी दिया था। मैं उधर से दिल्ली गया। दिल्ली में VFX हुआ। VFX में भी कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिट किया। उसके 1 महीने के बाद मेरा वीज़ा आ गया। ओके, तो मतलब जो आपकी फाइल थी वो दिल्ली के BFS में सबमिट हुई है? यस यस। तो वहाँ पे जो इन्होंने अपॉइंटमेंट ली है, क्योंकि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं थी और अभी भी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उस टाइम थोड़ा कुछ तिकड़मबाजी करते थे। इसने एजेंट को पैसा दिया, ठीक है, तो उसने इसका जो अपॉइंटमेंट का डेट था वो फिक्स करके दिया, है ना? हाँ, यही है। ओके, तो जो वीज़ा लगा है BFS दिल्ली से, वो कितने दिन में लगा? मेरा टोटल 30 दिन में मेरा मेल ही आ गया था, जो कि 30 डेज में पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है, आप रिसीव करने के लिए आओ। उस टाइम पे मैं देखा वीज़ा लग गया था। ओके, तो मतलब पता कैसे लगा कि वीज़ा लग गया है? पता नहीं लगता है कभी भी, किसी को भी पता नहीं लगता है। वो मेल हमारा जो डॉक्यूमेंट जब VFX के लिए हम देते हैं, उधर सबमिट करते हैं, उसमें हमारा मेल होता है। उस मेल में उन लोग बोलते हैं, मेल में पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है, लेने के लिए आओ, रिसीव करने के लिए आओ। तब हम जाते, उस पासपोर्ट फाइल को देखते, तब उसमें वीज़ा भी लग सकता है, वीज़ा भी नहीं, रिजेक्ट भी हो सकता है। 50-50 है। लेकिन कोई भी एजेंट बोलेगा 100% है, वो 100% कभी भी, वो 50-50 होता है। अगर वीज़ा नहीं लगता था, वो मेरा 4 लाख गया, वो रिटर्न नहीं मिलता। वही गाइस जो मैं आपको बताता ही हूँ कि जो आपका वीज़ा आता है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर आता है, वो ईमेल के ऊपर नहीं शो करते कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है या फिर नहीं हुआ है। वो आपको आपका जो पासपोर्ट डिस्पैच होके आता है, वो पासपोर्ट खोल के ही आपको पता लगेगा उस पर वीज़ा लगा है या फिर रिजेक्शन है। अगर रिजेक्शन होगी तो आपको एक पेपर मिलेगा साथ में, तो उसका 2-3 पेज का होते हैं, तो उसमें रीज़न भी दिया होता है कि क्यों लगी है, क्या है क्या नहीं। ठीक है। ओके, तो फिर उसके बाद फ्लाइट का क्या किया, कैसे? फ्लाइट के लिए वीज़ा लग गया था। फ्लाइट के लिए इधर उधर लोन के लिए मैंने प्रोसेस किया, और जो भी किया मैंने किया अपने ऊपर पे आया, वो बात मैं नहीं बोलूँगा। उसको टोटल में पैसा लगभग 11 लाख दिया मैंने उसको। 11 नेपाली और नेपाली 11 लाख, मतलब इंडियन करेंसी में
7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख मैं दिया। और दूसरा जो दिल्ली गया इधर सब भी डॉक्यूमेंट वो में अलग खर्चा वो है। अलग है। ओ शॉपिंग तो छोड़ो, सब कुछ वो अपना है। उसको 11 लाख कैश दिया, बाकी इधर उधर करके 13 लाख नेपाली समझो। ओके, तो 13 लाख में आप यहाँ पे पहुंचे। यहाँ मैं पहुंचा। ओके, तो फिर यहाँ आने के बाद फ्लाइट मतलब कैसे किधर से होके आए आप? मेरा फ्लाइट नेपाल से था डायरेक्ट। नेपाल से डायरेक्ट दुबई आए या फिर ट्रांजिट किधर? ट्रांजिट मेरा दुबई में ट्रांजिट था और नेदरलैंड एम्स्टर्डम में था, तब इधर है। दो ट्रांजिट था। ओके, तो फ्लाइट का टिकट कितना था आपका? फ्लाइट का टिकट तो उस टाइम पे फ्लाइट का टिकट थोड़ा महंगा था, 1,45,000 था नेपाली। बट उसके 2 महीने पहले मेरा दोस्त लोग आए, वो 1 लाख में आए। फ्लाइट का कुछ कह नहीं सकते ना। फ्लाइट का तो खैर ऊपर नीचे जाता है, बट ये कि थोड़ा आइडिया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइडिया है ना। ओके, तो उसके यहाँ आने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, मतलब जो भी आपको आपने यहाँ पे फेस किया वो बताओ पूरा। पहले बात मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। एजेंट बोलता है एयरपोर्ट तक आदमी आएगा, द रूम मेडिकल, एक कुछ भी नहीं होता है। ये मैं सीधा क्लियर करता हूँ। यूरोप में जहाँ भी जाते हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ता है, ये बात समझ लेना। सऊदी, कतर, दुबई से ऐसा नहीं होता है। आए गाड़ी कंपनी का आए, पासपोर्ट बुझाया, वो रूम पे नहीं। इधर एयरपोर्ट में भी अकेला था मैं, उधर से भी अकेला आया क्योंकि मेरा थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम था। मैं सिंगल आया और सिंगल आने के टाइम जब मैं माल्टा एयरपोर्ट में लैंड किया तब उस टाइम पे कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे साथ है। मोबाइल भी नहीं, इंटरनेट भी, मेरा मोबाइल भी पहले ही स्विच ऑफ हो गया था। अब कौन आएगा, कैसे आएगा, इधर माल्टा में मैं कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं। तब मैं वो क्या क्या पहले जो दोस्त लोग आए थे उसको मैं कांटेक्ट किया। 2 घंटा तक मैं एयरपोर्ट में बैठा, तब उधर से ऑनलाइन टैक्सी किया। ऑनलाइन के बाद उन लोगों के रूम पे रहा। तो उन लोग थोड़ा इधर उधर कर दिया, हेल्प रहने के लिए हेल्प किया। और डॉक्यूमेंट के लिए बात करते हैं तो वो जो भी है माल्टा जो भी आ रहा है, मैं एक बात वो भी कह देता था, जो भी माल्टा आता है वो कम से कम 1000 यूरो 1200 यूरो लेना ही चाहिए। वो नहीं लेके आएगा तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैं सीधा बात कर देता था। रूम के लिए 200-250 उसको एडवांस भी देना पड़ता है नेक्स्ट मंथ का, 400 यूरो उधर, और मेडिकल का भी 500 से 600 यूरो खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। उसके बीच में वो भी तो ठीक है, कोई दोस्त लोग है तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी नहीं है तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। तो मेडिकल आपने यहाँ पे क्या क्या करवाया था, थोड़ा मोटा मोटा? मेडिकल के लिए मेरा एक दोस्त ने हेल्प किया। मेडिकल के लिए वही है, वैक्सीन जो है, हेपेटाइट, पोलियो सब वैक्सीन लगी है। आपका एक बात और है, आप उधर से कोरोना का वैक्सीन लगाए, वो कार्ड है तो वो लेके आइएगा। वो पैसा थोड़ा बच जाता है, 25-30 यूरो बच जाता है। मैं उधर से कोरोना का जो वैक्सीन था वो मेरे पास था, वो डॉक्यूमेंट वो दिखाने के बाद उसमें वैक्सीन, कोविड वैक्सीन तो वो तो लेके आनी ही पड़ती है घर, वो नहीं। ओके, तो फिर आप यहाँ पे आए, डॉक्यूमेंट्स बन गए, आईडी कितने दिन बाद बनी, क्या क्या उसके लिए प्रॉब्लम आई या फिर नहीं आई? एकोमोडेशन के लिए पेपर्स हाउसिंग अथॉरिटी से मिले, नहीं मिले, कैसे क्या हुआ? बाद में अभी तो मैं सब सेटल हूँ। पहले जो मैं रूम में गया था उस रूम पे उधर ही बैठा मैं, उधर से मेरा रूम एग्रीमेंट हो गया। किसके साथ में बैठे? मेरा दोस्त। ओके, दोस्त नेपाली एक दोस्त था, बट मेरा गांव का नहीं था। अब नेपाली अटैचमेंट वाला है ना, वो हेल्प। तब उसके साथ बैठा, वो मुझको हेल्प किया। मेरा रेस्टोरेंट में मैं बात उसके एक हफ्ते 2-3 दिन के बाद में गया। अभी मैं जोन टाइम में आया था, वो ऑफ सीजन चल रहा था। अभी वो मेरे को उधर का बॉस ने बोला 1 हफ्ते के बाद आओ। उस टाइम पे काम भी नहीं मिल रहा था मुझको, ऐसे बैठ रहा था, पैसे भी मेरे पास नहीं था। वो प्रॉब्लम पहले, काम नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम। वो आईडी के लिए तो छोड़ो, आईडी के लिए वो भी प्रॉब्लम ही है। अभी तो आईडी आ गई है, मुश्किल नहीं है। तब मैं जॉब स्टार्ट करने को लगा, उसके लगभग 15 दिन के बाद मेरे जॉब हो गई। जो कंपनी ने मुझको बुलाया था वो मुझको 15 दिन के बाद बुलाया, तब काम चल ही रहा है। अभी स्टार्टिंग में कितने घंटे तक काम किया आपने, जब आईडी नहीं था आपका? कितने घंटे काम करते थे दिन में? स्टार्टिंग के लिए मेरा अभी उधर सीजन भी नहीं था, मौसम इधर वेदर का बहुत प्रॉब्लम होता है। जब वेदर अच्छा होता है कस्टमर भी आता है, जब बारिश के टाइम होता है इतना कस्टमर भी नहीं आता है। उधर फिक्स नहीं था मेरा, कभी 2 घंटा कभी 4 घंटा।
2 घंटे से 4 घंटे भी काम किया? हाँ, दो, कभी दिन में 2 घंटा किया, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, उधर फिक्स नहीं था। अभी भी मैं 6-7 ही घंटा कर रहा हूँ। अभी भी उतना अच्छा नहीं है मौसम, और इधर सीजन बोलते हैं कि कब से स्टार्ट होगा वो मुझको पता नहीं है। अभी ऑफ सीजन ही है। हाँ, अभी ऑफ सीजन ही है। अप्रैल से यहाँ पे जो सीजन है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से। मार्च में काम हो जाता है स्टार्ट, बट अप्रैल में यह है कि एकदम ही स्टार्ट हो जाता है, अप हो जाता है एकदम ये। ओके, हाँ, ठीक है। उस हिसाब से मेरे को पैसा आता था। हम नहीं लोग अभी थोड़ा आइडिया बताओ, मतलब ज़्यादा एग्जैक्टली मत बताओ। तब ठीक है। कितना तक आता था थोड़ा एग्जैक्टली मंथ का? मंथली मेरा उस टाइम का हिसाब किया तो 600 यूरो। 600 यूरो तक आ रहा था, 600 मतलब यूरो। बेसिक से नीचे आ रहा था? बेसिक से नीचे ही था। ओके, बेसिक आपका कितना था? मतलब मेरा 800 से ऊपर ही था? 800 समथिंग होता ही है सभी का। 870। वही बेसिक गाइज क्या है कि सभी का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में है वो कुछ और होता है, और रियल लाइफ में वो कुछ और है। फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे दुबई, कतर या फिर सऊदी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे फिक्स सैलरी है, मंथ में इतना हमारा सैलरी लगा है और 8 घंटे ड्यूटी है या फिर 10 घंटे ड्यूटी है, इतना पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पर हावरली है, जितना आप घंटा काम करोगे वीकली आपको उतना सैलरी मिलेगा। वीक में 2 दिन छुट्टी होता है, बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वो कितने छुट्टी देता है कितनी नहीं। ठीक है, बाकी पीएच वगैरह सब मिलते हैं। कुछ कंपनीज में नहीं मिलते हैं, जैसे कैटरिंग में हो गया, कैटरिंग में यहाँ के लोग नहीं देते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप अच्छी कंपनीज में कहीं काम कर रहे हो तो वो आपको वहाँ पे सब चीज़ मिलती है। ओके, तो पूरी बात तो हमारी हो गई है, मतलब ये वहाँ से यहाँ तक कैसे आया, क्या काम करता था, सैलरी कितना था, सब कुछ इसने आपको क्लियर कर दिया होगा। इवन फ्लाइट का भी क्लियर कर दिया है। बट अभी जो इसका प्रेजेंट का सिचुएशन है उसके बारे में हम जानते हैं कि आपका प्रेजेंट में जो है वो क्या चला हुआ है। पहले से थोड़ा बेटर है। अभी थोड़ा काम भी दे रहा है। पहले 2-4 घंटा था तो अभी 7-8 घंटा मिल रहा है। अभी थोड़ा सेटल हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था। ओके, उस हिसाब से अभी थोड़ा चल रहा है लाइफ। रूम वगैरह का क्या है, अभी चेंज किया है फिर वही है? रूम मैंने चेंज किया। रूम के लिए क्या है, कभी भी उधर नया कोई बंदा आ रहा है तो नेपाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से या जहाँ से भी आ रहे हैं, रूम इधर किधर होता है पता नहीं। आपका काम करने के लिए किधर होता है वो पता ही नहीं होता है। 2 घंटा, कोई को 3 घंटा, कोई को 4 घंटा भी लग सकता है बस में। और इधर का बस का टाइमिंग तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। कब आएगा कब जाएगा वो पता नहीं। बिल्कुल। इसके लिए वो सेल्फ अपने आप को डिपेंड करना पड़ता है हर एक बात में। हाँ, वही है, जो आप रूम देखते हो वो अपने काम के आसपास में ही देखें जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है। ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है माल्टा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बसेस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, बरसात लगी है, कुछ लगी है तो थोड़े जो ऐसे डेंजर जैसे रास्ते हैं वहाँ पे नहीं जाती बस। और सेकंड, यहाँ पे टैक्सीज अवेलेबल है, बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, जिसको मतलब हम लोग डेली हायर नहीं कर सकते, वो है ना। हाँ, क्या बोलते हैं टैक्सी का? टैक्सी का तो महंगा है ना। अभी नए आ रहा है, लोकेशन किधर जाना है, क्या करना है, बिल्कुल उसको पता भी नहीं है। मैंने भी 2-4 बार टैक्सी तो बुक की है। अब टैक्सी में हम सोचते 5 यूरो 6 यूरो, बट वो कन्वर्ट करेगा तो बहुत महंगा पड़ जाता है। बहुत ज्यादा 1500-2000 पड़ जाता है। उसको 2000 कमाने के लिए हम इधर आए तो टैक्सी नहीं कर सकते भाई, कोई भी आ सकता है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बाद में आप लोग ऑटोमेटिकली ये बात इधर बात समझ जाओगे। ओके, तो गाइज मेरे को एक बात याद आ गई है। आप कौन सी वीज़ा पे आए थे पहले? जो आपका पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा है वो क्या वीज़ा लगा हुआ है? मेरा वर्किंग वीज़ा है भाई। वर्किंग वीज़ा है, मतलब किस पोस्ट के लिए है? मेरे कहने का मतलब पोस्ट के लिए तो मेरा वेटर पोस्ट के लिए है। तो गाइज अभी आप सुन सकते हो कि इनका वेटर पोस्ट के लिए है, बट अभी प्रेजेंटली क्या काम कर रहे हो? प्रेजेंटली मैं अभी वेटर सीख रहा हूँ। आप आने के बाद स्टार्टिंग में वेटर का काम कोई भी नहीं देता, शेफ का काम कोई भी नहीं देता, कुक का काम भी कोई नहीं देता। आप शुरू में क्लीनर का काम करना पड़ेगा। छोटे हो गए आप थोड़ा स्टार्ट अपग्रेड हो सकता है। मैं अभी क्लीनर भी करता हूँ। वो डिपेंड नहीं कि यही वेटर ही करेगा, वो उधर नहीं है। इधर यूरोप है। कभी बर्तन भी धो, कभी टॉयलेट क्लीन करो, कभी फ्लोर सफा करो, कभी वेटर भी करो। वो बिल्कुल ऑलराउंडर करना पड़ता है इधर। बिल्कुल। तो गाइज ये बात इन्होंने बिल्कुल एकदम सही कही है। ठीक है, जो यहाँ पे 5 स्टार में भी काम करते हैं
वेटर हो या फिर कोई भी हो, मतलब यहाँ पे सब काम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। ये यहाँ पे जो बात है मतलब ये थोड़ी हमें अटपटी जैसी लगती है, क्योंकि अभी जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे अगर किसी एक पोस्ट के लिए आया हूँ, एक डेजिग्नेशन के लिए आया हूँ, तो मतलब मेरे को वो काम मिलना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं वही काम करूँगा, मैं दूसरा काम क्यों करूँगा, है ना। अभी जैसे मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ तो मैं सुपरवाइजर का ही काम करूँगा, तो मैं वेटर का काम या फिर क्लीनिंग का काम क्यों करूँ, ये बात होती है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैनेजर भी काम करता है, सुपरवाइजर भी काम करते हैं, वेटर भी काम करते हैं, क्लीनिंग जो क्लीनर होते हैं वो भी काम करते हैं। सभी को एक जैसा काम करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि आपको एक ही काम करना है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में बिठा के आए जो भी आ रहा है, ठीक है। अभी वेदर का क्या है यहाँ पे? इधर का अभी कुछ कह नहीं सकते। इधर का ठंड भी है और घाम भी लगता है और बारिश भी है। इधर का उधर का कुछ भी कह नहीं सकता हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वेदर का कुछ भरोसा नहीं है। मतलब ठंड जो है यहाँ पे इंडिया नेपाल जैसी ही ठंड है, सेम जैसी, ठीक है। बारिश का है थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा, बारिश कब आती है कब जाती है इसका कुछ पता नहीं है। जो अभी यहाँ पे सीज़न चला है, अभी रेनी सीजन चला है, ठीक है। जैसे इंडिया में नेपाल में चला है अभी ठंड का, विंटर का चला है। विंटर ख़त्म होने वाली है मतलब अभी ऑलमोस्ट हमारी कंट्रीज़ में। बट यहाँ पे क्या है, अभी रेनी सीजन चला है, फिर बाद में थोड़ा सा ठंड होएगा और फिर उसके बाद में अप्रैल में जाके, मई में जाके थोड़ा मतलब गर्म स्टार्ट होएगा यहाँ पे, ऐसा है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने भाई से पूछ लिए हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो लास्ट में भाई आप जाते जाते कुछ बोलना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? अब लास्ट जानने के टाइम में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी नए बंदे आ रहे हैं, या मेरे मुल्क से हो या पाकिस्तान या इंडिया से, जो भी आ रहे हैं, मैं तो जो भी पहले अप्लाई करता है 3 महीने 6 महीने या 1 साल, उस टाइम पे कुछ काम सीखो। या वेटर, मेन तो इधर होटल लाइन पे ज़्यादा है। कुक का काम सीखोगे तो बहुत अच्छा है, कुक का काम सीखो, कंपलसरी सीखो। तब इधर आके कंपनी से ज़्यादा आपको होटल लाइन में काम करना पड़ेगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ। और आने के टाइम में कुछ पैसा वो सब अपने आप जुगाड़ करके आओ। इधर कोई भी कंपनी कुछ भी नहीं करता है, खुद अपना करना पड़ता है। वही लास्ट में कुछ काम सीख के आएगा तो अच्छा, नहीं तो मेरे जैसा होगा। मैं वो बरिस्ता सीखा, पहले बोल चुका था ना, जस्ट 1 मंथ सीखा था, अब वो मैं भूल गया। और उसको मैं कंटिन्यू देता तो आज में थोड़ा अच्छा होता। बिल्कुल। उधर और एक बात इधर है, इधर काम के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इधर हमारा बॉस भी काम करता है और वो भी करता है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं यूरोप है इतना 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाऊंगा, एक माइंड में कभी भी मत डाल के आना। वो जस्ट 80,000 50 60 70 हज़ार हो जाता है, इसी माइंड के करके आता ना। वो एजेंट लोग बोलते 3 लाख 4 लाख यूरोप है, या कुछ भी नहीं है, यूरोप कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने भरोसे आओ, थोड़ा काम सीख के आओ। जैसे काफ़ी वीडियोस में बोला जाता है यहाँ पे क्लीनिंग भी 1200 यूरो 1500 यूरो कमाता है, क्या बोलते हो उसके? भाई उसको उसका व्यूज बढ़ाने के लिए बोलता होगा। इधर कुछ भी नहीं है रे, हम लोग है ना, हम लोग इधर ही है। मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, मुझको पता है ना। उन लोग अपना व्यूज बढ़ाएंगे, यूट्यूब में इतना बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं है। वो जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, दिमाग में रख लेना, यूरोप में लाइफ स्टाइल अच्छा है इधर का, उधर से बेटर है। लाइफ स्टाइल अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है, फैमिली लेके कुछ भी कर। लेकिन इतना पैसा कमाऊंगा, उतना पैसा कमाएगा, एजेंट लगे बोलेंगे, वो कभी भी माइंड सेट, फिर बाद में उतना पैसा 2 लाख, फिर इधर आके 50,000 कमाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना। माइंड सेट क्या करना, 60-70 हज़ार हो जाता है इधर उधर करके, फिर फ्यूचर देखना, काम सीखना, वो अच्छा है। मैं यही बोलता हूँ कोई भी आने वाला आदमी को। मेरा भी एक्सपेक्टेशन क्या था, 2 लाख 3 लाख था, तो 12-15 लाख खर्चा किया मैं इधर आने का। बिल्कुल 1-2 लाख तो पक्के होगा, बट इधर कुछ भी नहीं। एजेंट ने क्या बोला, क्या बोल के लेके आया, कितना सैलरी बन जाएगा? 1.5 लाख 2 लाख बोल रहा था, अभी 50-60 हज़ार मुश्किल से बच रहा। जब मैं आया ना 1 महीना, तो मेरे को अभी 1 महीने का सैलरी में काउंट किया था 40,000 नेपाली हो रहा था। उसके हिसाब से नेपाली 40,000, उस 40,000 से जो था ना 30,000 तो रूम रेंट ही देना पड़ता है। 200 यूरो बोलेगा तो 30,000 है नेपाली। इसीलिए थोड़ा 2-4 महीना मुश्किल है, बट इतना एक्सपेक्टेशन हाई करके मत आना यूरोप में आके। थोड़ा स्ट्रगल करूंगा, बाद में फ्यूचर अच्छा है,
वो समझ के आना। यस गाइस, इन्होंने बिल्कुल एकदम सही कहा, क्योंकि आप जब फ्रेशर आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको काम सीखना होता है, फिर काम सीखने के बाद आपका स्लोली जो है वो सैलरी बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा भी है, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर आया है उसका सैलरी बहुत ही कम था पहले, ठीक है। बेसिक से भी मतलब नीचे मिल रहा था, जो बेसिक होता है 700-800 जो भी, ठीक है, उससे भी सैलरी नीचे मिल रहा था, बट अभी उसका अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है। उसके साथ में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अभी जो उसकी प्रमोशन हुई है उसकी एक वीडियो ज़रूर मैं आपको उसकी बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उसकी कैसे प्रमोशन हुई है और उसको पहले क्या क्या काम उसने कर रखा था, पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, सी यू, चाओ। चाहो।